अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के हवाले से। आज हम कह सकते हैं 6000 पॉइंट्स का डिक्लाइन स्टॉक मार्केट में देखा गया। इट मींस कि ये एक करेक्शन है। इन अ सेंस हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट के नंबर्स इतने हायर साइड पे, यानी कि 2 लाख के पॉइंट्स पे जो है वो मार्केट तकरीबन ट्रेड कर रही है, 1,90,000 को टच कर चुकी है। तो इस वक्त एक करेक्शन आना, यानी कि 6000 पॉइंट्स जो है वो तकरीबन 3% या 2.5% मार्केट के लगते हैं। तो इट मींस के मार्केट के अंदर अभी बहुत पोटेंशियल मौजूद है। आज के दिन ये तमाम चीज़ें क्यों हुई, क्या मार्केट का ट्रेंड है, किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, वो हम डिटेल डिस्कस भी करेंगे, आपको बताएंगे भी। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट को थोड़ा सा देखा जाए तो ये सेंटिमेंटल ड्रिवन मार्केट देखी जा रही है, यानी कि जो एक इंटरनेशनल इंपैक्ट है वो वाज़ेह तौर पर इन्फ्लुएंस कर रहा है स्टॉक मार्केट को। और दूसरा ये कि अगर हम थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स भी देखें तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका इंपैक्ट वाज़ेह तौर पे जो एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है तो मार्केट इसको ओवर रिएक्ट करती है। दिस इज द रीजन आज के मार्केट में ये पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो आज की जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है तो वो अब पहुंच चुका है 1,82,000 पे। इट मीन्स कि अब वो लोग जो वेट कर रहे थे कि उनके लिए कि मार्केट में कोई डिप आए या मार्केट में कोई करेक्शन आए तो वो एंटर करें, तो अब उनके लिए ये एक एक्सेस है और ये एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। दे कैन एंटर इन द मार्केट और फिर उसके बाद वो अपने प्रॉफिट्स भी बुक कर सकते हैं। ऑल्दो दिस इज द रोल ओवर वीक, आज और कल हम कह सकते हैं कि ये तमाम सेटलमेंट फ्यूचर्स की हो जाएंगी, तो उसके बाद मार्केट में मजीद तेजी आने के इम्कानात मौजूद हैं। डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, आज के दिन की हाईलाइट्स देखते चलते हैं, परफॉर्मेंस क्या रही। लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन्स। हमारे पास कौन कौन से वॉल्यूम लीडर्स मौजूद हैं, कौन से स्क्रिप्ट्स आज डोमिनेट कर रहे हैं, स्क्रीन पे देखते हैं। हंड्रेड इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,88,380.38। हायर साइड पे मार्केट गई 1,88,923.39। आप देख सकते हैं ओपनिंग साइड पे, हायर साइड पे कितना ज़बरदस्त नंबर्स मौजूद थे। एंड लोअर वाज 1,81,961.14। फाइनली क्लोजर 1,82,338.12। यानी कि लोअर साइड पे मार्केट ने एक हेफ्टी लो पंच किया और फिर क्लोजर भी थोड़ा सा रिकवर ना कर सकी और 6,042 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया, यानी कि 6,042.26 का डिक्लाइन आज इन अ सिंगल डे देखा गया। ऑल्दो दिस इज द सेकेंड लास्ट डे ऑफ द वीक और कल के लास्ट डे में भी मार्केट इसको मजीद थोड़ा और डिटेल करे और फिर उसके बाद मंडे से कोई नई बाइंग, कोई फ्रेश बाइंग हम विटनेस कर सकते हैं। कुछ वॉल्यूम्स भी मौजूद हैं, अच्छा वाला लुक। ओनली 3 स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, तो 2 स्क्रिप्ट हमारे पास जो है वो ग्रीन दिखाई दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.18 के डिक्लाइन के साथ, 7.12 पे क्लोजर, 104.15 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम 0.04 का डिक्लाइन देखा गया, 1.67 पे क्लोजर रहा, 48.36 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। बैंक ऑफ पंजाब थर्ड स्कॉट पे 1.76 का डिक्लाइन देखा गया, 39.53 पे क्लोजर रहा, 31.33 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। DSLNC 0.29 का इजाफा देखा गया, 7.98 पे क्लोजर रहा, 31.02 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एंड लास्टली वेव्स अप्लायंसेज 1.064 का इजाफा देखा गया। ये एक अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट काफ़ी अरसे बाद सामने आया है। 11.01 पे क्लोजर रहा, 30.66 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। ये थे आज के वॉल्यूम लीडर्स जो कि हमने देखे। और आज हम कह सकते हैं ये अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स का सामने आना, मार्केट में करेक्शन का होना, कुछ एक थोड़ा सा एनोनिमस बिहेव करना, इट मींस कि आज का दिन थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद है फरहान रिजवी साहब। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे फरहान, आज की मार्केट का ओवरव्यू कैसा लगता है और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आज मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन भी ज़्यादा ली है, कुछ वॉल्यूम्स भी डिफरेंट जनरेट हुए हैं और कुछ डिविडेंड के हवाले से भी कुछ मार्केट में आज हम कह सकते हैं थोड़ी सी मिसबिहेविंग देखी गई, ये काइंड ऑफ दीज पॉइंट्स। मार्केट में हमने नॉर्मली जो करेक्शन देखी है वो बेसिकली आज डिविडेंड एक्सपेक्टेशन थी, कुछ कंपनी की पे आउट के रिजल्ट अप टू द मार्केट है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है जो मुझे लगता है मार्केट में वो रीजनल पॉलिटिक्स को लेके आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में जो है ना वो काफी प्रेशर है। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव के मार्केट में जो है छोटी करेक्शन इस लेवल पे आना इज नॉट अ बिग डील। बट द मेन कंसर्न ऑफ द इन्वेस्टर्स आर के मार्केट में जो है वो जो रीजनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है
कोई ऐसा वॉर फ्रंट ना खुल जाए पाकिस्तान के बिल्कुल नेबरहुड में, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आए या ऑयल प्राइसेस पे आए, कुछ और ऐसा हो जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्पैक्ट आ सकता हो। दैट कुड बी द मोर रीजन जिसपे इन्वेस्टर जो है थोड़े से डाइव किए अपनी कोई पोजीशन लेते हुए। जी राइट अच्छा फरहान, ये भी बताइएगा कि जो हमारे पास आज के दिन हम कह सकते हैं ये 6,000 पॉइंट्स की करेक्शन जो आपने कहा कि ऑफ कोर्स है, ये दिस इज द रीजन के मार्केट के अंदर है, तो कल के दिन हम क्या एक्सपेक्ट करें? वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा और इस वीक के अंदर ओवरऑल थोड़ा सा हम कह सकते हैं मार्केट ने डिक्लाइनिंग ट्रेंड या फिर एक करेक्शन को ही शो किया है, तो क्या रेजिस्टेंस दिखाई देती है, किन लेवल्स पे मार्केट जाके स्टॉप करेगी, और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे आप कि वो किस तरीके से क्या वो समझ लें ये डिप है और फिर उसके बाद वो अपनी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट के पोटेंशियल को रीजन में अभी भी हम देख सकते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। देखिए, मार्केट तो मुझे लगता है कि वीक के स्टार्ट से लेकर अब तक मार्केट में तो सबसे बड़ा इशू रहा है वो ये कि रीजन अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट को इम्पैक्ट करती रही है। तो व्हाट आई बिलीव इसके ओवर द वीकेंड भी लोगों का यही कंसर्न होगा कि ओवर द वीकेंड इस तरह का कोई इवेंट ना हो जाए जो जियो पॉलिटिकल टेंशन को खड़ा कर सके, या एग्जैजरेट हो जाए, थोड़ा मामला खराब हो जाए। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा स्टाफ कॉशन करना चाहिए। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है, अभी हमने रिसेंटली देखा जो सुपर टैक्स पे जो है वो लोग जो नया नोटिफिकेशन है, तो बहुत सारी कंपनीज जो इस सुपर टैक्स के जो नया रूल आया जो दे हैव टू पे द टैक्स, तो उसमें जो है वो काफी लिक्विडिटी कैश फ्लो साइकिल डिस्टर्बेंस है। तो लोगों को कंसर्न है कि शॉर्ट टर्म में एक इम्पैक्ट आएगा उनकी अर्निंग पे। दैट कुड बी अनदर रीजन जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा डाइसी हैं मार्केट में आज काम करने के लिए, और हमने देखा शॉर्टिंग करेक्शन है मार्केट में। फर्दर मुझे लगता है कि मार्केट में जिस तरह की वैल्यूज है, जिस तरह की डिविडेंड यील्ड है, अभी हम देखेंगे ईयर एंड आ जाएगा और नए डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स सामने आएंगे, उनके पे आउट सामने आएंगे। तो व्हाट आई बिलीव इसके बैंकिंग स्टॉक या फर्टिलाइजर या वो स्टॉक जिनपे यील्ड ज्यादा है, उनमें दोबारा से हम इंटरेस्ट डेवलप होता देखेंगे और मार्केट में एक नई रैली बन जाएगी छोटी करेक्शन के बाद। अच्छा फरहान, अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ी सी बिजनेस कम्युनिटी भी इस मामले में चाहती थी कि सिंगल डिजिट पे आ जाए और इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए था। यहाँ पे अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर देखते हैं तो स्टॉक मार्केट में तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं या तमाम जो एक कम्युनिटी है, तो वो चाहते हैं कि ये जो हमारे टैक्सेशन के सिस्टम्स हैं इनको थोड़ा सा एक रिलैक्स किया जाए। अब जहाँ पे हम थोड़ा सा अगर पूरे साल का ओवरव्यू लें फिस्कल ईयर में, तो हमारे पास 10.5% मतलब 22% से 10.5% आया है, तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि तकरीबन 11.5% का करीब करीब जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ दिखाई दिया। तो इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे कि सबकी नाराजगी एक तरफ, मगर इतना इस यानी कि इतने लेवल के नंबर्स कम होना भी तो खुशाइन बात है। देखिए, स्टेट बैंक ने बिल्कुल आई थिंक राइट टाइम राइट डिसीजन लिया है ना कट करके। तो वो और आई थिंक सीआरआर को जो उन्होंने 1% डिक्लाइन किया है वो वैसी बैंकों की लिक्विडिटी को बेहतर कर देगा। तो मुझे लगता है कि स्टेट बैंक का डिसीजन सीइंग द सिनेरियो, अगर कोई ऑयल प्राइसेस या जिस तरह कोई इम्पैक्ट आता है उसको लेके था, तो आई थिंक बिल्कुल राइट टाइम राइट डिसीजन लिया। फिलहाल मुझे लगता है कि सिंगल डिजिट आ भी गया तो हम अगर दोबारा से वही इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी ग्रो करने लग जाएंगे और चीजें खराब हो जाएंगी तो उसको उसका फिर करेंसी पे भी इम्पैक्ट आता है। तो आई थिंक आई पर्सनली वाउच फॉर स्टेट बैंक के बिल्कुल राइट टाइमली और सही डिसीजन लिया है इस तरह का स्टांस लेकर। अच्छा, इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस, ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स, ये तमाम चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करेंगी, और तमाम जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनका स्टैंस भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है। हमारी मार्केट एक अच्छे जेस्टर में है, हमारी मार्केट एक अच्छे हम कह सकते हैं जर्नी इख्तियार कर रही है, तो क्या लगता है आपको किस तरीके से मजीद कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा इंटरनेशनली? देखिए, अगर ऑयल प्राइसेस डिस्टर्ब होती है तो जाहिरन हमें भी इम्पैक्ट आएगा, बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट इस तरह का लॉन्ग टर्म कैरी नहीं होता, स्टेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हैं हम, उससे इस पे रोज बात करते हैं कि वो ब्लॉक हो सकता है, ऑयल सप्लाई खराब हो सकती है, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर ऑयल प्राइसेस पे इम्पैक्ट आए तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान को भी एक इकोनॉमिकली हिट लग सकती है। हम मेजोरिटी इम्पोर्ट करते हैं, रेस्ट आई थिंक पाकिस्तान मार्केट स्टिल की कंडीशन पे है, रीजन मल्टीपल से बहुत डिस्काउंट पे है।
तो मार्केट में कोई करेक्शन आती है तो हमें अपॉर्चुनिटी ट्रीट करनी चाहिए। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज बननी चाहिए ऑफ कोर्स, और ये करेक्शन आएगी जो कि इन्वेस्टर्स वेट भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बहुत देर कर दी हमने, अभी हमें स्टॉक मार्केट में कुछ ले लेना चाहिए था। और तमाम ही अगर हम स्क्रिप्ट्स को देखें या तमाम सेक्टर्स में देखें तो अब प्राइसेस बहुत हायर साइड पे चले गई हैं एज कम्पेयर टू 3 years 4 years बिफोर, जो कि हमें नंबर्स मिलते थे। तो क्या आप उनको एडवाइस करेंगे कि वो अभी अगर ये जो डिप आई है, ये छोटी सी डिप है, या कल फ्राइडे को मजीद डिटेल्ड हो जाती है, तो नेक्स्ट वीक से क्या वो अपनी बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, मैं जो जो लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट उनसे मिस हो गई है, उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट वाज यस्टरडे एंड द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। सो इफ यू मिस द रैली यस्टरडे, डू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। सो आप इन्वेस्टमेंट आज के लिए कर रहे हैं, अगले 10 साल के लिए कर रहे हैं, क्रिएट योर वेल्थ। आई थिंक इन्वेस्टमेंट जो है वो एक दिन एक घंटे के हिसाब से नहीं की जाती है। तो हमेशा कोई भी अपॉर्चुनिटी इस तरह के निकलेंगी, आपको अपॉर्चुनिटी देखिए, उसमें वैल्यू एडिशन ही होगा आपकी इन्वेस्टमेंट। अच्छा फरहान, जो कि रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो ही चुका है और मजीद बैंक्स के रिजल्ट्स आने हैं, तो आपको लगता है कि क्या ट्रेंड होगा बैंक्स के रिजल्ट के हवाले से? क्योंकि अब हमने आज जो एक विटनेस किया रिजल्ट, उसने तो पूरी मार्केट को थोड़ा सा हिलाया है। तो लगता है कि आपको नेक्स्ट रिजल्ट्स आएंगे तो वो बिलो दी एक्सपेक्टेशन होंगे या अबव दी एक्सपेक्टेशंस होंगे, क्या होगा? आई थिंक जो प्राइसेस हो गई हैं उस पर जाहिर है वो डिविडेंड यील्ड तो नहीं होगी जो आज से एक साल पहले स्टॉक्स मिल रही थी, बट डेफिनेटली जितनी मार्केट रीरेट होती जाती है, जितनी चीजें बेहतर होती जाती हैं, वो डेफिनेटली है। हमें लगता है कि कुछ बैंकिंग रिजल्ट में भी अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है पे आउट्स में, तो उन पर नजर रखनी चाहिए और वही पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। राइट अच्छा फरहान, हमें कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये बता दीजिए कि कौन सा सेक्टर आपको बेहतर लगता है और किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गई या किस किस्म के स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट हो गई तो हमारे पास जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और आगे जाके हमें फायदा हो सकता है। Obviously, I would initially prefer the first choice would be oil and gas, followed by banks, cements and pharmaceutical. एंड फार्मास्यूटिकल, आपको लगता है कि फार्मास्यूटिकल में बहुत पोटेंशियल है? जी जी, आप एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, आपकी मार्जिन, आप एपीआई पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दिए, आपके मार्जिन मैसिवली इंक्रीज हो रहे हैं। तो आई थिंक फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएगा। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अगर हम मार्केट के रिटर्न्स देखें और कमोडिटीज़ के रिटर्न्स देखें, स्पेशली गोल्ड के हवाले से अगर हम बात करें, तो गोल्ड ने इतने ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं या इतने हायर साइड पे अब ट्रेड कर रहे हैं, तो लोग कंपेयर भी कर रहे हैं कि कंपैरेटिवली गोल्ड या स्टॉक मार्केट कहाँ देखना चाहिए। तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस करेंगे जो गोल्ड को बड़ा ल्यूक्रेटिव समझ रहे हैं? देखिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमेशा वेल्थ क्रिएशन के लिए की जाती है। ऐसे यानी ये सेंटिमेंट जो है ना, वो जो इस रीजन की कंट्रीज हैं, इंडिया पाकिस्तान में स्पेशली, ये सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की जाए या इसको इस तरह से लिया जाए। बट आई बिलीव कि अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू इज स्टॉक मार्केट। अगेन, हर इन्वेस्टमेंट की बेहतर इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो, बट जो हैबिट डेवलप होनी चाहिए लोगों के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट करनी की होनी चाहिए। सो इट्स नॉट अ बैड एसेट क्लास, आयरन गोल्ड है, बट आई वुड पर्सनली प्रेफर कि अगर आप ऐसे एसेट क्लास में जा रहे हैं जो एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन के लिए हो, रादर देन आप रोज गोल्ड की मार्केट प्राइस देखें और उस पर देखें, तो वो मैं प्रेफर करता हूँ कि स्टॉक मार्केट स्टिल विल गिव यू अ बेटर रिटर्न। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो गोल्ड से कहीं ज्यादा रिटर्न मिले आप। राइट, टाइम्स बाय बढ़ गए हैं। या दिस इज योर ओपिनियन। वेल, थैंक यू सो मच फरहान, आप हमारे साथ मौजूद रहे। काफ़ी हमने बात की स्टॉक मार्केट के हवाले से, ऑफ कोर्स मार्केट के नंबर्स जो कि दिखाई दे रहे हैं, अब ये इन्वेस्टर्स के लिए एक हम कह सकते हैं कि आइडियल मार्केट है, वो इन्वेस्टमेंट करें। हमारे जो एनालिसिस हैं वो यही है कि तमाम जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरीके से मार्केट में एक लेवल्स हैं, इस पर करेक्शन तो बनती थी और ये करेक्शन ऑफ कोर्स इस चीज़ की ज़मानत है कि दिस इज़ दी हेल्दी मार्केट, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर मार्केट उसे सेटल करेगी, फिर आगे बढ़ेगी और फिर एक अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुक किया जा सकेगा। वेल, हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद है कमोडिटीज के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं।
कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 5,54,958 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 4,76,292 रुपीज़। ये एक माह के अंदर अंदर आप देख सकते हैं गोल्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 5,297.12 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल $64.8, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $70.04 डॉलर। दिस इज द फियर जो कि हम कह रहे थे कि $70 को क्रॉस ना करें जो ऑयल प्राइसेस है, और आज के दिन हम देख सकते हैं कि WTI भी $64 के अराउंड है और ब्रेंट क्रूड भी $70 के अराउंड है। इट मींस कि ये एक शूट अप कर रहे हैं ऑयल प्राइसेस जो कि रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। करेंसी में सबसे पहले बाइंग रही यूरो की 335.3 के लेवल पर, सेलिंग वाज 335.9। यूके पाउंड बाइंग रही 386.95, सेलिंग वाज 387.64। यूएस डॉलर बाइंग रही 279.7, सेलिंग वाज 280.2। लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 40.7, सेलिंग वाज 40.77। नेक्स्ट हमारे पास जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.58 रुपीज़, सेलिंग वाज 74.72। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.68 रुपीज़, सेलिंग वाज 76.82। कतरी रियाल बाइंग रही 76.76, सेलिंग वाज 76.89। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 917.95, सेलिंग वाज 919.59। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो एक रुपी डॉलर पैरिटी है ये तो स्टेबिलिटी की तरफ है, मगर अब जो कि हम आने वाले दिनों में विटनेस करने वाले हैं, लेट्स सी कि डॉलर किस तरीके से अगर मजीद डिक्लाइनिंग शो होता है तो हमारे पास एक्सपोर्ट्स के लिए बड़ी गुड न्यूज़ हो जाएगी। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब जहां मौजूद हैं। हम देख रहे हैं आरिफ हबीब कंसोर्शियम से मुलाकात भी कर रहे हैं। वो एक तकरीब भी है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि खासकर PIA की प्राइवेटाइजेशन से मुल्क को कितना फ़ायदा होगा। जैसे SOEs जब प्राइवेटाइज हो जाएंगी, जो SOEs ब्लीड कर रही हैं, तो उनकी प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, और साथ साथ जिस तरीके से बिजनेस कम्युनिटी आगे आई है, जिस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर आगे आया है आरिफ हबीब कंसोर्शियम के थ्रू, और PIA की जब निजकारी हुई है तो इसका ऑफ कोर्स एक बहुत ही मुस्बत रुझान पड़ेगा। खासकर हम बात करें PIA के हवाले से, जो कि तकरीबन 135 अरब रुपए में जो है वो फरोख्त हुई है, जिसमें तकरीबन 125 अरब रुपए PIA की हम कह सकते हैं कि इसकी मजीद वेलबींग के लिए खर्च होगा, और ख़ासकर गवर्नमेंट को 10 अरब रुपए जो है वो मिलेंगे। और इससे ये होगा कि आने वाले दिनों में जो PIA है इसका जो एक हम कह सकते हैं कि मजीद इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। हमारी मुल्क की ये एयरलाइन है, पूरी दुनिया में इसका नाम है, और PIA के पास इतने ज़बरदस्त राउट्स मौजूद हैं जिसके ऑफ कोर्स एक फंडामेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग ये हम कह सकते हैं कि एयरलाइन है। और इसके बाद जब इसके अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट होगी तो आप इसके लुक्स ऑफ कोर्स देखेंगे आने वाले दिनों में। और अगर हम बात करें कि ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन का अमल जारी रहा, इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट एंटाइटीज़ को प्राइवेटाइज करने की कोशिशें की गई और फिर जो ब्लीड कर रहे हैं उसके हम कह सकते हैं नुकसानात से छुटकारा पाया गया, तो यकीनन हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट के, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसके बाद स्टील मिल का भी नंबर है, ऑफ कोर्स डिस्कोज भी इस लाइन में मौजूद हैं, और भी मजीद हम कह सकते हैं कि इस तरीके के जो इदारे हैं जो कि ब्लीड कर रहे हैं, तो उससे हमें छुटकारा मिल सकेगा। गवर्नमेंट के ऊपर बैगेज कम होगा, एक बर्डन कम होगा, तो ही फिर आवाम की फलाह बहबूद के लिए मजीद काम हो सकेगा। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। साथ साथ हम बताएंगे यूरोपीय यूनियन के हवाले से आपको कि यूरोपीय यूनियन के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है। बड़ी ही फ्रूटफुल मीटिंग है जिसके अंदर एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाना, इकॉनमी को फरोग देना और खासकर बिजनेसेस के हवाले से बातचीत को जो है वो एजेंडा बनाया गया। और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। तो आज हम बात करेंगे ECC के हवाले से, जहाँ 66.11 बिलियन रुपीस से ज़ायद के
टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर कर लिए गए हैं, तो आज हम ये भी बात करेंगे। और आपको 5G सर्विसेज के हवाले से बताएं, 5G सर्विसेज का आगाज़ कर दिया गया है और इससे कबल मकामी मैन्युफैक्चरिंग को 20 लाख हैंडसेट्स जो है उसकी तैयारी का हदफ भी दिया गया है, ताकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके रेलिवेंट हमारे पास हैंडसेट्स यानी कि मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो मौजूद हो, ताकि इससे फ़ायदा उठाया जा सके। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी आ जाती है और उसके यूजेज के लिए आपके पास वो हम कह सकते हैं एसेसरीज़ मौजूद नहीं है, तो फिर इश्यूज़ होंगे। तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ हम गवर्नमेंट के हवाले से बताएं आपको कि गवर्नमेंट की बरामद जो उन्होंने चीज़ें की हैं उस पर माली बोझ कम करने के लिए इकदामात का जायज़ा ले रही है। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है कि हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए तमाम जो एक्सपोर्टर्स हैं उन पर माली बोझ भी कम पड़े और उन पर जो है वो इश्यूज़ भी ना हो। तो आज हम ये भी बात करेंगे। चाइना के हवाले से भी आपको बताएंगे, माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर जहाँ इतनी तवज्जो दी जा रही है, जहाँ इतने सारे हमारे पास ऑप्शन इन्वेस्टमेंट चीज़ें मौजूद हैं, वहीं चाइना को पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करने की भी दावत दी गई है। और ये फोरम ऑफ कोर्स माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इससे और मजीद हम एलैबोरेट कर सकेंगे माइनिंग एंड मिनरल जो उसका पोटेंशियल है। और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद ये जो जिना कन्वेंशन सेंटर है, इसमें पाक चाइना जो हम कह सकते हैं यही फोरम मादनी ताउन फोरम का शानदार इनकाद किया जा रहा है। और इसी जो हम कह सकते हैं कि इस फोरम में या इसी काइंड ऑफ एक्सपो में ऑप्शन मौजूद होंगे, जो इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको भी पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है। और चाइना तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान पे पहले ही बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं ब्रदरली कंट्री है, वो पहले ही वो एक दोस्त वाला जो एस्पेक्ट है वो एक्सप्लोर्ड है। तो आज हम ये भी बात करेंगे किस कदर इससे फ़ायदा होगा, बिजनेसेस कैसे बढ़ाए जाएंगे। और जहाँ इतने सारी कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान की हम कह सकते हैं बायलैटरल फ्रेंडशिप हो रही है, वहीं पाकिस्तान और जर्मनी का जो इकोनॉमिक ताउन है इस ताल्लुकात बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक रिपोर्ट देखते चलते हैं, एक वापस आते हैं और फिर सेकंड सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। वफाकी काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम, सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ और अहम शोबों की फौरी जरूरियात पूरी करने के लिए 66 अरब 11 करोड़ रुपए से जायद की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। ये फैसला वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में किया गया। इजलास में सबसे नुमाया फैसला दरामदी यूरिया पर 23 अरब 42 करोड़ रुपए की सब्सिडी का था, जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें 50-50% के तनासुब से बर्दाश्त करेंगी। इसमें से 15 अरब रुपए फाइनेंस डिवीजन फौरी तौर पर जारी करेगा, जबकि बाकी रकम माली गुंजाइश के मुताबिक फराहम की जाएगी। इस इकदाम का मकसद ज़रई पैदावार को सहारा देना और किसानों के अखराजात को कम करना है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए ECC ने पास्को के 5 लाख मीट्रिक टन गंदम ज़खायर की मुसाबकती बोली के जरिए फरोख्त और पंजाब हुकूमत को 3 लाख मीट्रिक टन गंदम की फराहमी की मंजूरी दी, ताकि मार्केट में कीमतों का इस्तेहकाम और आटे की मुसलसल दस्तयाबी यकीनी बनाई जा सके। सरकारी इदारों की माली मुश्किलात कम करने के लिए पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जिम्मे यूटिलिटी कंपनियों के बकायाजात की अदायगी की खातिर 10 अरब 98 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। सेहत के शोबे में फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन के लिए 29 अरब 66 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, ताकि हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम के तहत वैक्सीन की बरवक्त फराहमी और वबाई अमराज की रोकथाम मुमकिन हो सके। तरक्याती इकदाम के तहत वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स को खैबर पख्तूनख्वा में मनसूबों के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए, जबकि कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के लिए 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसके अलावा जब्त शुदा सोलर पैनल्स गिलगित बल्तिस्तान को फराहम करने का फैसला किया गया, ताकि तवानाई के बहरान में कमी लाई जा सके। इख्तिसादी राब्ता कमेटी के ये फैसले ज़रई इस्तेहकाम, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत आम्मा और तवानाई के शोबों के लिए अहम पेशरफ करार दिए जा रहे हैं। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन लाहौर स्टूडियोज। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद रिजवी साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम ऑफ कोर्स यहाँ देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा एक ECC की जानिब से तवज्जो दी जा रही है, प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, वहीं टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी मंजूर की जा रही हैं। और ख़ासकर ये 66.11 बिलियन रुपीस एक हेफ्टी अमाउंट है, जिससे डेवलपमेंट भी होगी और इससे फ़ायदा भी होगा। जी वालेकुम सलाम नताशा। देखें, जो ECC ने टेक्निकल ग्रांट अप्रूव की है उसका मेजर कंपोनेंट जो है वो यूरिया की जो परचेज़ है उसके लिए, उसके साथ साथ 5 लाख टन जो पास्को ने वीट रिलीज़ करनी है।
ये दोनों चीज़ें जो है पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं आगे रमज़ान आने वाला है और वीट की जो डिमांड बढ़नी है और उससे आटे की प्राइसेस या आटे की डिमांड के ऊपर प्रेशर बनेगा। तो गवर्नमेंट ने बड़ा टाइमली इसके ऊपर डिसीजन करके उसकी परमिशन दी है। उसके साथ साथ जो हमारी यूरिया की जो 30 अरब रुपये की तकरीबन सब्सिडी है वो दी है। तो ये सब्सिडीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, नई नहीं है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे गवर्नमेंट ने ये टेक्निकल ग्रांट्स को अप्रूव किया है वो सारी ऐसी हैं जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है और वो हमारा जिसे कहते हैं कि प्रोडक्शन सेक्टर के लिए हैं। उसमें कोई ऐसी ग्रांट नहीं है जो हमारे नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर या जिसे कहते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के ऊपर है। वो हमारे ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो हमारे डेवलपमेंट की साइड पे हैं, हमारी चीज़ों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हैं। तो गवर्नमेंट की जितनी भी फंडिंग रिलीज हुई है, अप्रूव हुई है टेक्निकल ग्रांट, उसके अंदर मेजर पोर्शन सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी को एनहांसमेंट के लिए है। अच्छा जवाद साहब, ये भी बताइएगा कि आपने अब से कुछ देर पहले, और बल्कि ये जारी ही है, ये एक इवेंट हो रहा है जिसमें प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, खासकर पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब, फील्ड मार्शल साहब और तमाम कैबिनेट मेंबर्स भी मौजूद हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब एंड सो ऑन। और अगर हम बात करें जो कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम है वो भी वहाँ मौजूद है, और ये तकरीब जो है इसमें तमाम जो सिग्नेचर हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंसेज है वो भी देखी जा रही है। क्या लगता है आपको, ऐसे प्राइवेटाइजेशन का अमल इतनी स्मूथली हुआ है, पाकिस्तान से ही डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उठकर आए और ये खासकर जो है वो इवेंट हुआ, अब आने वाले दिनों में प्राइवेटाइजेशन की कितनी राहें हमवार हो जाती हैं और ये कितना हम कह सकते हैं खुशाइन कदम है? जी बिल्कुल, देखें नताशा, जब हमारा पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हुई है, ये बहुत ज़्यादा, जब इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो इस तरह की नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही थी कि ये सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि जो हमने माजी में देखा हमारी बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन की जो ट्रांजैक्शंस थी वो किसी ना किसी वजह से रुक जाती थी। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को बहुत एमिकेबली हैंडल किया गवर्नमेंट ने, जहाँ जहाँ पे जो जो रिक्वायर्ड ज़रूरियात थी कि उसको होल्डिंग कंपनी अलग बनाई, चीज़ों को अलग किया, लॉस को अलग बुक किया, सारी चीज़ों को करके एक ऐसी अट्रैक्टिव जो पोजीशन पे लेके आए पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के लिए कि इन्वेस्टर्स को एक नज़र आया कि लुक्रेटिव बिजनेस है। और एक ये अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है उसके इंटरनेशनल रूट्स इतने अट्रैक्टिव हैं कि दुनिया की कोई भी एयरलाइन आके उसको टेक ओवर करके काम कर सकती है। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आया वो पाकिस्तान के लोकल इन्वेस्टर्स का आया कि लोकल इन्वेस्टर्स ने अपने आप को प्लग इन किया, उन्होंने आके इसमें बिड किया और लोकल इन्वेस्टर जो आरिफ हबीब कंसोर्शियम का है उन्होंने इसको विन किया। ये एक बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए भी कि हमारे अपने ही जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसको बाय किया, उन्होंने पाकिस्तान की आइडेंटिटी कायम रखा। और जब ये ग्रो करेगी, आगे प्रॉफिट आएगा, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ से प्रॉफिट रिपेट्रिएट होकर पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। ये जो पैसे यहाँ पे कमाएंगे ये पैसे यहीं पे लगेंगे और यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ में लगेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और देखें कि हमारे जो अभी तकरीब भी चल रही है तो हमारी तमाम जो पाकिस्तान मुल्क की जो लीडरशिप है उसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें CDF हैं, उसमें बाकी कैबिनेट है, उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सारे उस जो हमारी सेरेमनी हो रही है उसमें मौजूद हैं, जिसके अंदर साइनिंग हो रही है, उसमें हैंडिंग ओवर टेक ओवर का सारे मामला कंप्लीट होंगे। तो ये कंप्लीट मैसेज है दुनिया को, इन्वेस्टर्स को, कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है जो स्टेट और इंटरप्राइजेज जो लीड कर रही हैं उनको ऑफलोड करके बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेसेस के हवाले करने के, ताकि वो एक एज ए प्रॉपर बिजनेस काम करें। क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये चीज़ें होती आई हैं कि बाज़ चीज़ें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और बिजनेस नहीं चलते। तो गवर्नमेंट का काम फैसिलिटेटर का है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है और बिजनेसेस अपना बिजनेसेस करें। और ये जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन है इसने एक इम्पोर्टेंटली ये हमारा जो पाथ बना दिया है आगे। दूसरी जो हमारे जो एंटिटीज़ हैं जो इन लाइन है प्राइवेटाइजेशन के, जिसमें हमारी स्टील में पहले नंबर पे है, हमारे डिस्कोस दूसरे नंबर पे है, ये वो एंटिटीज़ हैं जिससे मुसलसल एक एक्सचेकर पे भी बर्डन आता है, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आता है और जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनके लिए कंपटीशन क्रिएट होता है। तो गवर्नमेंट उसको ऑलरेडी प्राइवेटाइज करके खुद बिजनेस से आउट हो जाएगी और प्राइवेट सेक्टर उस बिजनेस को चलाएगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट का काम जो है रिफॉर्म्स के ऊपर रहेगा, गवर्नमेंट का काम जो है फैसिलिटेशन पे रहेगा और बिजनेस का काम होगा बिजनेसेस चलाना।
अच्छा, मुझे जवाद रिजवी साहब वन लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी, वो ये कि पाक चाइना मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम जो है उसमें उसका इनकाद किया गया है, चाइना को दावत दी गई है, इसमें ऑफ कोर्स यहाँ पर इसका शानदार इफ्तिताह भी किया गया और इस फोरम के थ्रू हम माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की जो पोटेंशियल है उसको भी मार्केट कर सकेंगे और पूरी दुनिया को ही एक मैसेज जाएगा कि माइनिंग एंड मिनरल्स जो सेक्टर है इसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की जाए या हमारे पास कितना पोटेंशियल है इसकी बात की जाए, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आप समझते हैं कितनी बढ़ेंगी इन दीज काइंड ऑफ फोरम से? जी, ये जो पाक चाइना मिनरल फोरम है ये सीपेक 2 का हिस्सा है। सीपेक 2 जो है उसके अंदर दो एरिया फोकस ने, एक माइन एंड मिनरल सेक्टर है और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर है। अगर हम देखें सीपेक 2 जब से शुरू हुआ है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है और अब ये जो हमारा माइन एंड मिनरल फोरम है जिसका कन्वेंशन भी हो रहा है उसके अंदर चाइनीज स्टेक होल्डर्स भी बुलाए जा रहे हैं और लोकल जो स्टेक होल्डर्स उनको भी इंगेज किया जा रहा है। उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें और जो चाइनीज बायर हैं वो उससे अंडरस्टैंड करेंगे पाकिस्तान के पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जो वहाँ से माइनिंग के सेक्टर से लेके अपने मुल्क में ले जा सकते हैं, उसको वैल्यू ऐड करके अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये एक चीज़ है कि एक रफली $10 बिलियन से ज़्यादा की इसकी क्या नाम है कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है जो पाकिस्तान चाइना को ऑफर कर रहा है कि आप आएँ यहाँ पे और आके ये जो रियल अर्थ मिनरल हैं या दूसरी हमारी और जो क्या नाम मिनरल्स हैं उनको आएँ और यहाँ पे एक्सप्लोर करें और उससे जॉइंटली बिजनेस करें। और चाइना इज़ वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग दिस बिजनेस ट्रांजेक्शन विद पाकिस्तानी बिजनेस काउंटर पार्ट्स। हमने देखा है ओवर द लास्ट 1.5 डेकेड चाइनीज इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान में बिजनेस इंटरेस्ट बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, उसमें सीपैक 1 ने भी रोल अदा किया और सीपैक 2 भी उसमें उसी तरीके से किरदार अदा कर रहा है। और जवाद साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने कि हमारे पास बहुत मौजूद है और माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की बात की जाए तो इसमें इतना ज़्यादा ये तो अभी एक्सप्लोर हुआ है, इसमें तो अभी बहुत सारी चीज़ें आना बाकी हैं जो कि हम वक्त के साथ साथ देखेंगे। दीज काइंड ऑफ फोरम्स ये जो हो रहे हैं जिनका इनकाद किया जा रहा है ये यकीनन बहुत हेल्पफुल साबित होंगे और इससे पाकिस्तान बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोनॉमिक जो एक हमारी कंडीशनैलिटीज़ हैं इसको बेहतर बनाने के लिए काफ़ी रोल अदा कर सकता है। वेल दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।